स्वागत है बच्चों आप सबका क्लास 9th की सामाजिक विज्ञान क्लास में। आज हम क्लास 9th में नागरिक शास्त्र विषय के अंतर्गत लेसन 5 जैसा कि आप देख रहे हैं संस्थाओं का कामकाज, इसके महत्वपूर्ण बिंदु और प्रश्नोत्तर पर चर्चा करेंगे। कौन कौन संस्थाएं हैं, उनका क्या काम है, इनके कुछ महत्वपूर्ण बिंदु और इन्हीं से संबंधित कुछ प्रश्नोत्तर हैं, इन्हें हम देखेंगे। तो पहला महत्वपूर्ण बिंदु है, देखिए, सर्वोच्च न्यायालय एक संस्था है जहां नागरिक और सरकार के बीच वाद विवाद सुलझाए जाते हैं। ये बिंदु है और इन्हीं से संबंधित प्रश्न भी नीचे हैं, तो आप इन्हें ध्यान से देखते हुए चलेंगे। देश के विभिन्न स्तरों पर मौजूद अदालतों को सामूहिक रूप से न्यायपालिका कहते हैं। अब क्वेश्चन ये भी बन सकता है पलट के कि न्यायपालिका किसे कहते हैं, तो इसका आंसर यही है। अगला है, सर्वोच्च न्यायालय देश में न्यायिक प्रशासन को नियंत्रित करती है। अब प्रश्न ये बनेगा कि सर्वोच्च न्यायालय देश में न्यायिक प्रशासन को नियंत्रित करती है, यह है बिंदु। और न्यायिक प्रशासन को कौन नियंत्रित करता है, तो इसका आंसर क्या होगा, सर्वोच्च न्यायालय। भारत की न्यायपालिका दुनिया की सर्वाधिक प्रभावशाली न्यायपालिकाओं में से एक न्यायपालिका है। लोकतांत्रिक देश में कानून बनाने का सबसे बड़ा अधिकार संसद के पास होता है। भारत में निर्वाचित प्रतिनिधियों की राष्ट्रीय सभा को संसद कहते हैं। राज्य स्तर पर निर्वाचित प्रतिनिधियों की सभा को विधानसभा कहते हैं। कानून बनाने अथवा विधि निर्माण के लिए निर्वाचित जनप्रतिनिधियों को सभा को विधायिका कहते हैं। जनता द्वारा चुने प्रतिनिधियों को ही कानून बनाने का अधिकार होता है। राज्यसभा को ऊपरी सदन या अपर हाउस कहते हैं। लोकसभा को निचली सदन या लोअर हाउस कहते हैं। सरकार के उस निकाय को जिसमें मंत्री शामिल होते हैं उसे मंत्री परिषद कहते हैं। संसद के दो सदन हैं, लोकसभा और राज्यसभा। राज्यसभा भारतीय संसद का स्थायी सदन है क्योंकि यह कभी भंग नहीं होता। लोकसभा अस्थायी सदन है जो हर 5 वर्ष के कार्यकाल को पूरा करने के बाद भंग हो जाता है। राष्ट्रपति लोकसभा में बहुमत वाली पार्टी अथवा पार्टियों के गठबंधन के नेता को ही प्रधानमंत्री नियुक्त करता है। किसी लोकतंत्र में लोगों की इच्छा सर्वोपरि होती है। आपको पता है कि हमारा देश भारत ये एक लोकतांत्रिक देश है और लोकतंत्र में क्या है, लोगों की इच्छा ही सर्वोपरि होती है क्योंकि लोगों के द्वारा चुनी गई सरकार होती है। मंत्री लोगों द्वारा चुना गया होता है और इस प्रकार उसे जनता की और उनकी इच्छाओं को लागू करने का अधिकार प्राप्त होता है। विभागों के विवाद के मामले में प्रधानमंत्री का निर्णय ही अंतिम माना जाता है। सरकार के प्रमुख होने के नाते प्रधानमंत्री के व्यापक अधिकार होते हैं। भारत के राष्ट्रपति, भारत के मुख्य न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालयों एवं राज्य के उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश, राज्यपालों, चुनाव आयुक्त तथा दूसरे देशों में राजदूतों आदि को नियुक्त करता है। लोक सेवाओं में काम करने वाले लोगों को सिविल सर्वेंट या नौकरशाह कहते हैं। जनता द्वारा एक खास अवधि के लिए निर्वाचित लोगों को राजनैतिक कार्यपालिका कहते हैं। जिन्हें लंबे समय के लिए नियुक्त किया जाता है उन्हें अस्थायी कार्यपालिका कहते हैं। इसमें सभी नौकरशाह शामिल होते हैं। प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद और राष्ट्रपति के बीच कड़ी का कार्य करता है। राष्ट्रपति पूरे राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है, अर्थात राष्ट्रपति जो है देश का प्रथम नागरिक होता है और यह पूरे राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है। अब कुछ इसके महत्वपूर्ण या इम्पोर्टेंट प्रश्नोत्तर हैं। तो पहला प्रश्न है, संसद के कितने सदन हैं? संसद के 2 सदन हैं, राज्यसभा और लोकसभा। दूसरा है, SEBC का पूरा नाम। तो इसका पूरा नाम है, देखिए, सोशल एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस। प्रश्न नंबर 3 है, 1980 में मंडल आयोग द्वारा सुझाए गए उपायों में एक सिफारिश क्या थी? यानी जो 80 में मंडल आयोग आया था उसमें एक प्रमुख सिफारिश थी, वह कौन सी थी?
तो प्रमुख सिफारिश यह थी कि सरकारी नौकरियों में सामाजिक शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्ग के लिए 27% आरक्षण जरूरी है। अगला है, सरकारी निर्णय से उठने वाले विवादों का निर्णय कौन करता है या उनका निपटारा कौन करता है? तो ये सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय के कितने न्यायाधीश सबसे वरिष्ठ होते हैं? 11 न्यायाधीश। उसके बाद आरक्षण के मामले में किसने क्या किया? ये जो रिजर्वेशन है या आरक्षण है, इसमें किसकी क्या भूमिका थी? तो पहला जैसे दे रखा है सर्वोच्च न्यायालय, मंडल आयोग की सिफारिश को लागू करने की औपचारिक घोषणा की, कैबिनेट आदेश जारी करके घोषणा को लागू किया, राष्ट्रपति 27% आरक्षण देने का फैसला किया और सरकारी अधिकारी इन्होंने आरक्षण को वैध करार दिया। अगला प्रश्न है, सर्कुलर जारी कौन करता है? सरकार। उसके बाद प्रधानमंत्री बनने के लिए क्या जरूरी है? प्रधानमंत्री बनने के लिए लोकसभा के सदस्यों के बहुमत का समर्थन प्राप्त होना जरूरी है। फिर नेक्स्ट है, मंडल आयोग को क्या जिम्मा सौंपा गया? यानी जो मंडल आयोग आया था 1980 में, उसको क्या जिम्मेदारी सौंपी गई? तो मंडल आयोग को भारत में शैक्षिक और सामाजिक रूप से पिछड़े वर्ग की पहचान के लिए मापदंड तय करना और पिछड़ापन दूर करने के लिए उपाय बताने का जिम्मा सौंपा गया। OM नंबर 360 ये है 36,012/31/90 कब तैयार हो गया? ये 13 अगस्त 1990 में। सरकार पर नागरिकों के प्रति क्या जिम्मेदारी होती है? यानी जो गवर्नमेंट है, इसका जो नागरिक है इसके प्रति क्या जिम्मेदारी है? सरकार पर नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने और सबको शिक्षा तथा स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया कराने की जिम्मेदारी होती है। संस्थाएं किसे कहते हैं? अब जो ये ऊपर संस्थाएं आपको बताई गई हैं सारी, सर्वोच्च न्यायालय, न्यायपालिका, कार्यपालिका, तो इनको जो परिभाषित अगर करना है तो उसके लिए क्या शब्द है? सभी आधुनिक लोकतांत्रिक देशों में कामों को देखने के लिए विभिन्न व्यवस्थाएं की गई हैं, ऐसी व्यवस्थाओं को संस्थाएं कहते हैं। सर्वोच्च न्यायालय संस्था क्या है? ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सर्वोच्च न्यायालय वह संस्था होती है जहां नागरिक और सरकार के बीच वाद विवाद अंततः सुलझाए जाते हैं। उसके बाद अगला है, किस कारण लोकतांत्रिक सरकारें संस्थाओं पर ज़्यादा जोर देती हैं? ऐसा क्या कारण है कि जो डेमोक्रेटिक कंट्री हैं ये संस्थाओं पर ज़्यादा जोर डालती हैं? तो कारण इसका है, कोई भी फैसला लेने से पहले अनेक लोगों से राय विचार करने का अवसर मिल जाता है। संस्थाओं के कारण एक अच्छा फैसला झटपट करना आसान नहीं होता है, लेकिन ये संस्थाएं बुरा फैसला ले पाना मुश्किल बना देते हैं और इसी कारण लोकतांत्रिक सरकारें संस्थाओं पर ज़्यादा जोर देती हैं। हर लोकतंत्र में सर्वोच्च राजनीतिक अधिकारी का प्रयोग कौन करता है? हर लोकतंत्र में निर्वाचित जनप्रतिनिधियों की सभा ही जनता की ओर से सर्वोच्च राजनीतिक अधिकार का प्रयोग करती है। संसद और विधानसभा किसे कहते हैं? अब ये दो सदन है, इसमें संसद और विधानसभा, इसको परिभाषित करना है। भारत में निर्वाचित प्रतिनिधियों की राष्ट्रीय सभा को संसद कहते हैं और राज्य स्तर पर इसे विधानसभा कहते हैं। किसी भी लोकतांत्रिक देश में कानून बनाने का सबसे बड़ा अधिकार किसका होता है? तो ये है संसद का। विधायिका किसे कहते हैं? कानून बनाने अथवा विधि निर्माण का काम इतना महत्वपूर्ण होता है कि इन सभाओं को विधायिका कहते हैं। चैम्बर या सदन किसे कहते हैं? संसद की भूमिका और अधिकारों को दो हिस्सों में बांटा गया है, इन्हें चैम्बर या सदन कहते हैं। पहले तथा दूसरे सदन के सदस्य किस तरह चुने जाते हैं और क्या करते हैं? इसका आंसर है, पहले सदन के सदस्य सामान्यतः सीधे जनता द्वारा चुने होते हैं और जनता की ओर से असली अधिकारों का प्रयोग करते हैं, जबकि दूसरे सदन के सदस्य परोक्ष रूप से चुने जाते हैं तथा कुछ विशेष काम करते हैं। दूसरे सदन का सामान्य काम क्या होता है? दूसरे सदन का सामान्य काम विभिन्न राज्य, क्षेत्र तथा संघीय इकाइयों के हितों की निगरानी करना होता है।
अपर हाउस किसे कहते हैं या ऊपरी सदन किसे कहते हैं? राज्यसभा। राज्यसभा को हम अपर हाउस कहते हैं। लोअर हाउस क्या है? लोकसभा को लोअर हाउस या निचला सदन। लोकसभा किसको नियंत्रित करती है? मंत्रिपरिषद को। उस निकाय का सरकारी नाम बताओ जिसमें सारे मंत्री शामिल हैं, तो वह उसका नाम है मंत्रिपरिषद। अगला प्रश्न है, किस कारण संसद के सभी फैसले राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद लागू होते हैं? भारत का राष्ट्रपति भी संसद का हिस्सा होता है, हालांकि वह दोनों में से किसी भी सदन का हिस्सा नहीं होता, इसलिए संसद के सभी फैसले राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद ही लागू होते हैं। किसी लोकतांत्रिक देश में कार्यपालिका के कितने सदन हैं? तो कार्यपालिका के सदन, जैसा कि आपने ऊपर भी देखा, ये दो भाग हैं इसके। राजनैतिक कार्यपालिका, जनता द्वारा एक खास अवधि के लिए निर्वाचित लोगों को राजनैतिक कार्यपालिका कहते हैं। दूसरा है अस्थायी कार्यपालिका, जिन्हें लंबे समय के लिए नियुक्त किया जाता है, उन्हें अस्थायी कार्यपालिका कहते हैं। सिविल सर्वेंट या नौकरशाह किसे कहते हैं? लोक सेवाओं में काम करने वाले लोगों को सिविल सर्वेंट या नौकरशाह कहते हैं। मंत्री किसी नौकरशाह से अधिक प्रभावशाली क्यों होता है? तो ये शब्द आपने अक्सर न्यूज़पेपर में सुने होंगे, नौकरशाह क्या है? सिविल सर्वेंट। लेकिन इनसे ऊपर जो मंत्री है वह अधिक प्रभावशाली क्यों है? इसका कारण है नौकरशाह अधिक शिक्षित होता है और उसे विषय की अधिक जानकारी और महारत होती है। वित्त मंत्रालय में काम करने वाले नौकरशाह और सलाहकारों को अर्थशास्त्र की जानकारी वित्त मंत्री से ज़्यादा होती है। उसके बाद, क्या कारण है कि मंत्री ही सारे फैसले करता है? किसी लोकतंत्र में लोगों की इच्छा सर्वोपरि होती है। मंत्री लोगों द्वारा चुना गया होता है और इस प्रकार उसे जनता की ओर से उनकी इच्छाओं को लागू करने का अधिकार प्राप्त होता है। अपने फैसले के नतीजे के लिए वह लोगों के प्रति जिम्मेदार होता है, इसलिए मंत्री ही सारे फैसले करता है। किस प्रकार लोकतंत्र में निर्वाचित मंत्री इसी व्यापक नज़रिए वाले व्यक्ति की भूमिका निभाते हैं? दरअसल ऐसा प्रत्येक संगठन में होता है जो पूरे मामले को अच्छी तरह समझते हैं, वे ही सबसे महत्वपूर्ण फैसले करते हैं, विशेषज्ञ नहीं करते। विशेषज्ञ केवल रास्ता बताते हैं, लेकिन व्यापक नज़रिया रखने वाला व्यक्ति, निर्वाचित मंत्री, इसी व्यापक नज़रिए रखने वाले व्यक्ति ही मंजिल के बारे में फैसला करता है। और अगला है, राष्ट्रपति किस नेता को ही प्रधानमंत्री चुनता है? तो राष्ट्रपति लोकसभा में बहुमत वाली पार्टी अथवा पार्टियों के गठबंधन के नेता को ही प्रधानमंत्री नियुक्त करता है। मंत्री अमूमन किस पार्टी के होते हैं? मंत्री अमूमन उसी पार्टी के गठबंधन के होते हैं जिसे लोकसभा में बहुमत प्राप्त हो। कैबिनेट मंत्री कौन होते हैं? कैबिनेट मंत्री सत्ताधारी पार्टी या गठबंधन की पार्टियों के वरिष्ठ नेता होते हैं। ये प्रमुख मंत्रालयों के प्रभारी होते हैं। कैबिनेट मंत्री मंत्रिपरिषद के नाम पर फैसले लेने के लिए बैठक करते हैं। इस तरह कैबिनेट मंत्रिपरिषद का शीर्ष समूह होता है, इसमें लगभग 20 मंत्री होते हैं। स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्री कौन होते हैं? यानी जिनके पास केवल एक विभाग होता है। स्वतंत्र प्रभार वाला राज्य मंत्री अमूमन छोटे मंत्रालयों के प्रभारी होते हैं। वे विशेष रूप से आमंत्रित किए जाने पर ही कैबिनेट की बैठकों में हिस्सा लेते हैं। राज्य मंत्री कौन होते हैं? राज्य मंत्री अपने विभाग के कैबिनेट मंत्रालयों से जुड़े होते हैं और उनकी सहायता करते हैं। क्या कारण है कि अधिकांश देशों में संसदीय लोकतंत्र की सरकार को कैबिनेट का रूप कहा जाता है? सभी मंत्रियों के लिए नियमित रूप से मिलकर हर बात पर चर्चा करना व्यावहारिक नहीं है, अतः फैसले कैबिनेट बैठकों में ही किए जाते हैं। इसलिए अधिकांश देशों में संसदीय लोकतंत्र की सरकार को कैबिनेट का रूप कहा जाता है। प्रधानमंत्री के अधिकार लिखें। अब ऐसे कौन से अधिकार हैं जो सिर्फ प्रधानमंत्री को प्राप्त हैं? पहला है, सरकार के प्रमुख होने के नाते प्रधानमंत्री के व्यापक अधिकार होते हैं। वह कैबिनेट की अध्यक्षता करता है। विभागों के विवाद के मामले में प्रधानमंत्री का निर्णय अंतिम माना जाता है।
वह विभिन्न विभागों के सामान्य निगरानी करता है। प्रधानमंत्री की ही मंत्रियों को काम का विवरण और पुनर्वितरण करता है। उसे किसी भी मंत्री को बर्खास्त करने का अधिकार प्राप्त होता है। जब प्रधानमंत्री अपना पद छोड़ता है तो उसका इस्तीफा कौन देता है? मंत्रिमंडल। भारत के रक्षा बलों का सुप्रीम कमांडर कौन होता है? इसका आंसर है राष्ट्रपति, यानी राष्ट्रपति रक्षा बलों का सुप्रीम कमांडर है। राष्ट्रपति कहने के लिए कार्यपालक की भूमिका निभाते हैं, स्पष्ट कीजिए। राष्ट्रपति राष्ट्र अध्यक्ष यानी भारत देश का प्रथम नागरिक होता है। भारत का राष्ट्रपति ब्रिटेन की तरह ही है, जिसका काम आलंकारिक अधिक होता है। राष्ट्रपति देश को सभी राजनीतिक संस्थाओं के काम पर निगरानी रखता है ताकि वह राज्य के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए मिलजुल कर काम करे। राष्ट्रपति का चयन जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से नहीं किया जाता। राष्ट्रपति पूरे राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है, लेकिन राष्ट्रपति उस तरह से प्रत्यक्ष जनादेश का दावा नहीं कर सकता जिस तरह से प्रधानमंत्री। इससे स्पष्ट हो जाता है कि राष्ट्रपति कहने के लिए कार्यपालिका की भूमिका निभाते हैं। और अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति किस किस को नियुक्त करता है? तो ये महत्वपूर्ण बिंदु में ऊपर आया है, लेकिन फिर भी वह भारत के मुख्य न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालयों, राज्य के उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश, राज्यपालों, चुनाव आयुक्त तथा दूसरे देशों में जो राजदूत नियुक्त होते हैं, इनकी नियुक्ति करता है। राष्ट्रपति कौन चुनता है? संसद सदस्य और राज्य के विधानसभा के सदस्य। उसके बाद है, किस कारण सभी आधुनिक लोकतंत्र में अदालतें विधायिका और कार्यपालिका के अधीन नहीं होती हैं? न्यायपालिका की स्वतंत्रता का मतलब है वह कार्यपालिका और विधायिका के नियंत्रण में नहीं है। न्यायाधीश सरकार के निर्देश सत्ताधारी पार्टी की मर्जी के अनुसार काम नहीं करती। इसी कारण सभी आधुनिक लोकतंत्रों में अदालतें विधायिका और कार्यपालिका के अधीन नहीं होती। न्यायपालिका किसे कहते हैं? देश के विभिन्न स्तरों पर मौजूद अदालतों को सामूहिक रूप से न्यायपालिका कहते हैं। भारतीय न्यायपालिका में संपूर्ण देश के लिए कौन कौन से न्यायालय हैं? भारतीय न्यायपालिका में संपूर्ण देश के लिए सर्वोच्च न्यायालय, राज्य में उच्च न्यायालय, जिला न्यायालय व स्थानीय स्तर के न्यायालय हैं। उसके बाद राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को किनकी सलाहों से, यानी किसकी परमिशन या सलाह से नियुक्त करते हैं? तो वह है प्रधानमंत्री की सलाह पर। जनहित याचिका किसे कहते हैं? सरकार की कार्रवाइयों से जनहित को ठेस पहुंचाने पर कोई भी अदालत जा सकता है, इसे जनहित याचिका कहते हैं। सर्वोच्च न्यायालय देश में किसको नियंत्रित करती है? न्यायिक प्रशासन को। दुनिया की सर्वाधिक प्रभावशाली न्यायपालिकाओं में से न्यायपालिका एक है, वह कौन सी है? यह है भारत की न्यायपालिका। तो ये था संस्थाओं का कामकाज क्लास 9 सामाजिक विज्ञान में, और ये लेसन 5 था। आशा है आपको सभी संस्थाएं जो इसमें बताई गई हैं उनके कामकाज क्या है, उनकी नियुक्ति कैसे होती है, इसकी जानकारी प्राप्त हुई होगी। तो वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, जिससे कि अगले लेसन के वीडियो के नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत आ जाए। तो मिलते हैं अगले लेसन के वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें। टेक केयर, थैंक यू।